हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग इंडिया और चाइना को डिप्लोमेटिक वे में कंपेयर करेंगे। इन फ्यूचर अगर इंडिया और चाइना के बीच में दोबारा कंट्रोवर्सी हो जाती है तो कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ रहेंगे और कौन सी कंट्रीज चाइनीज पीपल के साथ रहेंगी, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस चाइना की वजह से आया तो उसके रिलेशंस बहुत बेकार हो गए होंगे बाकी कंट्रीज के साथ। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही पेंडेमिक ओवर हो जाएगा, कंट्रीज की डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, चाइना के रिलेशंस अच्छे होने लग जाएंगे। हम लोग देखेंगे वीडियो में आगे। बाकी वही इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं बाकी कंट्रीज के साथ, वो भी देखेंगे। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन आती है यहाँ पर G7, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दिया। अब वो कब होगी? सितंबर 2020 में। G7 मतलब क्या? ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। यहाँ पर 7 कंट्रीज आती हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स और यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी एक टैगलाइन है IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज ग्रुप। इसमें ज्यादा सच्चाई है नहीं, इसे सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि 1990s में जब रशिया ने इसे एड ऑन किया था तब वो भी कोई एक एडवांस्ड इकोनॉमिक्स ग्रुप नहीं था, लेकिन हाँ, उसकी जो मिलिट्री है वो ज्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद उसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन की जो टेरिटरी है क्रिमेशिया, उसे कैप्चर कर लिया था। तो कंट्रीज ने बोला कि हटाओ भाई रशिया को हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने ये समिट पोस्टपोन करी क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये, सबसे ज्यादा जो ट्रेड है और जो मिलिट्री एक्टिविटीज है वो कहां पर हो रही है? इंडो पैसिफिक रीजन्स में। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक वाली कंट्रीज G7 को ऐड ऑन करे ताकि G7 अपडेट हो सके। दूसरा रीजन ये कि इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस है वो ज्यादा घनिष्ठ नहीं है। घनिष्ठ मतलब क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक ही समिट है उन दोनों के बीच में, कौन सी? G20, जिसमें कभी कभार डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं और उसका ज्यादा कंक्लूजन निकलता भी नहीं है। अपने रिलेशंस को ज्यादा क्लोज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी इनविटेशन भेजा। बेसिकली यहाँ पर 4 कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप ने इनविटेशन भेजा था। वो सारी इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं। सबसे पहले आती है इंडिया, फिर आती है साउथ कोरिया, फिर आती है ऑस्ट्रेलिया, फिर आती है रशिया। यहाँ पर सारी कंट्रीज ने रशिया को अपोज कर रखा है। मैंने बताया ना तुम्हें, इन्होंने बोला कि क्या पता रशिया दोबारा पिछली बार की तरह ही कर दे। और जर्मनी तो ये तक बोल दिया कि पार्लियामेंट के सर्वर्स हैं उसमें ये हैक करने की कोशिश कर रहा है। कनाडा ने भी ऐसी कुछ शिकायत सामने लाई, उन्होंने बोला कि ये साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है हमारी कंट्री में। तो सारी कंट्री अपोज कर रही है इस बार भी रशिया को ज्वाइन करने के लिए G7 में। वो चाहते हैं कि ये एक फ्रेंड्स का ग्रुप हो। इसी के काउंटर में चाइना का क्या है? BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। $545 बिलियन ऑलरेडी उन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए इसमें। बेसिकली OROB खोला क्यों गया था? वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव क्यों खोला गया था? ये एक ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी ताकि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट कर सके। और अगर तुम सोचो, ये तो केवल वुहान शहर में आया था चाइना में, बाकी कंट्रीज के पास क्यों गया? क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा थी। आने वाले टाइम पर लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, वो चाहेंगे कम से कम लोगों के साथ वो कनेक्ट हो, तो इसका इफेक्ट BRI को जरूर पड़ेगा। वहीं अगर दूसरा काम देखें BRI का, जो कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप करना चाहती थी लेकिन उसके पास ज्यादा फंड नहीं है, BRI क्या करता था? उसे फंड प्रोवाइड करता था। लेकिन इस टाइम पर चाइना के पास खुद इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है। 2019 में अगर हम देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो 6.1% नीचे जा चुकी थी, मतलब 31 ईयर चाइना पीछे जा चुका था। इस टाइम पर तो चाइना की इकोनॉमी एकदम ही बर्बाद हो रही है धीरे धीरे। लेकिन ये मत सोचना कि BRI बंद हो जाएगा आने वाले टाइम पर। नहीं, चाइना अपनी एक नई स्ट्रेटेजी लगा रहा है। वो डॉक्टर्स और मास्क बाकी कंट्रीज में कैसे भेज रहा है? इसी रोड इनिशिएटिव की वजह से भेज रहा है। जब एक स्टेटमेंट आया था Xi Jinping का, उन्होंने बोला कि हम लोग इसको प्रायोरिटी में 8th और 9th रैंक में रख रहे हैं, ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हम लोग BRI की। बाकी वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, आजकल के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही क्लोज हो रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, चाइना वाले शहर में बोला कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यहाँ पर ये तो पता चले कि कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। चाइना ने क्या किया, उसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। अब तुम्हें क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया पीछे हट जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पास 100 से ज्यादा कंट्रीज का सपोर्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी इसके अंदर जांच पड़ताल करने की कोशिश करी और वर्ल्ड हेल्थ, तो चाइना ने क्या किया, एग्रेसिव मूव रखा अपने लद्दाख रीजन में और टेरिटरी हड़पना शुरू कर दिया। बस अब इन दोनों के रिलेशंस अच्छे तो होने ही थे। तो एशिया पैसिफिक जायंट्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले अपनी वर्चुअल समिट करी, जिसके 3 कंक्लूजन्स निकले। सबसे पहला कंक्लूजन, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। सबसे पहला आता है मिलिट्री कॉपरेशन। इंडिया की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड चीज आती है चाइना के बुलिंग एक्शन को काउंटर करने के लिए। अगर एक बार चाइना और ऑस्ट्रेलिया वहां पर सिक्योरिटी लगा देंगे जहां से इंपोर्ट आता है चाइना को, तो चाइना पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर जो इंपोर्ट्स आता है चाइना में, ये नहीं कि हमेशा अच्छी अच्छी चीजें, ऑयल और पाइपलाइंस, नहीं, ये एक बहाना है। यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग होती है, यहाँ पर आर्म्स की स्मगलिंग होती है, तो इन सब पर निगरानी रखी जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है साइबर सिक्योरिटी। तुम्हें पता ही है चाइना बाकी कंट्रीज में साइबर अटैक्स करता रहता है, उसके अगेंस्ट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे बाकी कंट्रीज को। बाकी अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की,
हम सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे थे कोरोना वायरस से पहले, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस हुआ और नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारे बायलैटरल सैंक्शंस लग गए थे, उन्होंने अभी क्या इनकी स्ट्रेटेजी है कि वो चाहते हैं कि उनका देश सेल्फ सफिशिएंट बने। एक अभी वीडियो रिलीज हुई थी नॉर्थ कोरिया की जिसमें किम जॉन यून बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठे हुए थे बिना मास्क लगाए। उनका मानना है कि उनकी कंट्री में एक भी कोरोना वायरस का केसेस नहीं है, तो वो लोग अपनी इंटरनल इकोनॉमी को बूस्टअप दे रहे हैं। तो चाइना का यहाँ से ही पत्ता कट। नेक्स्ट कंट्री आती है हांगकांग। हाल ही में अभी हांगकांग के एक एक्टिविस्ट ने इंडिया को बोला कि हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ होता है, वो भी $4.2 बिलियन का। उसके बाद जाके हम लोग चाइना के साथ करते हैं ट्रेड $2.3 बिलियन का। तो हम चाहते हैं कि इंडिया सपोर्ट करे हमें इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली। वो क्यों चाहते हैं इंडिया का सपोर्ट? क्योंकि उनके रीजन्स में दो डिफरेंट कंट्रीज के रूल्स और रेगुलेशंस आपस में कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, अगर इंडिया में किसी और कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस इंपोज हुए जबरदस्ती, तो तुम्हें वो सही लगेगा? नहीं लगेगा ना, इसलिए वो लोग इंडिया को हेल्प मांग रहे हैं। लेकिन इंडिया अभी तक इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इन फ्यूचर दे सकता है अगर हमारी कंट्रोवर्सी होगी चाइना के साथ। नेक्स्ट कंट्री आती है पाकिस्तान, जो बहुत ही फेवरेट पार्टनर है चाइना का। इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्रिकेटर रह चुके हैं, कमेंटेटर रह चुके हैं, लेकिन अभी भी बोलते हैं कि उनकी सैलरी बहुत कम है, उनकी सैलरी इंक्रीज करी जाए इस पेंडेमिक के टाइम पर। दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि 20% उनकी सैलरी इंक्रीज हो। इतना ही नहीं, $10 बिलियन का जो लोन दिया था ना IMF ने, वो पता है कहां पर यूज कर रहे हैं वो लोग? अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने में, अपने जितने भी इंटरेस्ट रह गए थे, अपने लोन जितने भी पे करना था उन्हें, वहां पर देने के लिए। और वो रुपए किस लिए दिए गए थे IMF की तरफ से? ताकि वो लोग कोरोना वायरस से लड़ सकें। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले IMF ने ऑर्डर दिया पाकिस्तान को कि ये सारे नॉन डेवलपमेंटल जितने भी तुम काम कर रहे हो ये फौरन रोक दो, वरना हम अपना फंड वापस ले लेंगे। पाकिस्तान को रोकना पड़ा। नेक्स्ट अभी जो हमने एक एग्रीमेंट देखा था चाइना और पाकिस्तान का, कहां पर? नॉर्दर्न साइड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जो इंडिया का पार्ट है, वहां पर ये लोग डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किस नाम से? डायमर बाशा डैम। भाई ये भी ना एक डेब्ट ट्रैप है जो पाकिस्तानी लोगों को समझना चाहिए। जैसे श्रीलंका में उन लोगों ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया था, उसके बाद क्या हुआ? 90 इयर्स के लिए लीज पर ले लिया। वैसे ही यहाँ पर भी डैम बनाएंगे, पाकिस्तान इसको पे नहीं कर पाएगा, तो ये भी चाइना लीज पर ले लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूएसए का। यूएसए ने अभी रिसेंटली $340 मिलियन दे रखे हैं इंडियन प्राइवेट कंपनीज को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं, कंपनीज डाउनफॉल जा रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो लोन दे रही है यूएसए से? उसका नाम है DFC, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हमने यही सेम चीज अभी BRI में भी देखा था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है BRI और DFC के बीच में, DFC हमेशा फ्यूचर प्रिडिक्ट करके देखता है। वो देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल ग्रोथ कितनी है, लेकिन वहीं पर ही BRI को अगर हम देखें, वो भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये नहीं देखता कि इन फ्यूचर वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसी को काउंटर करने के लिए यूएसए ने ये वाली ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है। नेक्स्ट कंट्री आती है रशिया, जो कि बहुत अच्छा पार्टनर है चाइना का, और ज्यादा अच्छा बन जाएगा इन फ्यूचर, बिकॉज G7 में हमने अभी देखा था G7 वाली कंट्रीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है रशिया को। तो रशिया के पास क्या ऑप्शन बचा? केवल एक चाइना ही तो बचा। अपनी मिलिट्री उसके साथ शेयर करेगी, उनकी टेक्नोलॉजी अपने साथ इंक्लूड करेगी, लेकिन एक ड्रॉबैक अभी जो न्यूज आ रखी है, क्या है वो न्यूज? अंबर नाया रिवर जो 60 किलोमीटर है, वहां पर डीजल गिर गया है। उस पूरी रिवर को साफ करने में 8 to 10 ईयर्स लगेंगे रशिया को, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स उनके खर्च होंगे। एक और मेन रीजन है रशिया का ये डाउनफॉल का। रशिया में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और दूसरा रशिया का दिन पर दिन करप्शन रेट बढ़ता ही जा रहा है। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंट्री पे, जापान। जापान के साथ इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। जैसे नेवल एक्सरसाइज होती है US, इंडिया और जापान की, मालाबार एक्सरसाइज, उसकी वजह से चाइना को बहुत ही हर्डल महसूस करना पड़ता है। सेकंड एक्सरसाइज एयरफोर्स की, शिन्यू मैत्री। तीसरी एक्सरसाइज मिलिट्री, धर्मा गार्जियन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया के बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशंस हैं जापान के साथ। एक एग्रीमेंट अभी साइन हुआ था जापान और इंडिया का, ACSA एग्रीमेंट, जिसकी वजह से केवल जापान ही एक्सेस कर सकता है इंडिया की टेरिटरी। तो जापान चाइना की तरफ से जब बुली होता है तो उसको काउंटर कर सके, जो मलक्का स्ट्रेट है जहां से इंपोर्ट जाते हैं चाइना पर, उसको चोक कर सके। वहीं अगर देखें तो इंडिया एक्सेस नहीं कर सकता जापान को, और जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी साउथ कोरिया में एक्सेस है। अगर इंडिया कभी इन फ्यूचर चाइना के साथ कंट्रोवर्सी में आता है, उसके साथ लड़ाई होती है, तो उसके पास साउथ कोरिया वाला रीजन तो है ही अपनी मिलिट्री को वहां पर डिप्लॉय करने के लिए। और लास्ट कंट्री यहाँ पर आती है नेपाल। नेपाल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अभी नेपाल पूरा इन्फ्लुएंस में आ रखा है चाइना के, और न्यू मैप भी रिलीज कर दिया है उसने। लेकिन इन फ्यूचर आई होप कि नेपाल इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ही अच्छे बनाए। बाकी मैंने जितनी भी डिटेल्स थी वो आपके सामने रख दी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री को ज्यादा पावरफुल मानते हैं। फैक्ट्स के हिसाब से तो इंडिया ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है डिप्लोमेटिकली। बाकी इस टॉपिक को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।